स्टूडेंट्स 903 शिक्षा में समावेशी एवं जेंडर मुद्दे के आईएमपी क्वेश्चंस जो है आपके 1 मार्क्स फिलअप्स सारे आंसर्स देखेंगे उसके, और साथ ही साथ एमसीक्यूज और 1 वर्ड और बड़े क्वेश्चंस सारे एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है आपको और अपनी तैयारी को अंजाम देना है, ठीक है। और आपका जो 902 है 901 है, थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ समझा देना चाहता हूँ। 901 902 और 903 904 इस तरह से जो कुछ आपके 9045 तक है, ठीक है ना, ये जो पेपर्स होते हैं ये आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। इनमें जो मैटर्स पूछे जाते हैं वो एक्चुअली आपसी उसके हिसाब से पूछे जाते हैं, यानी कि आपके सब्जेक्ट में बहुत सारी चीज़ें कॉमन है, जो 901 में भी कॉमन है, 902 में भी कॉमन है, 903 में भी कुछ कॉमन है, 904 और 905, ये सारे के सारे सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ सब्जेक्ट के टॉपिक्स जो है कॉमन होते हैं। तो इन सभी के नोट्स बड़े ध्यान से पढ़ना, ये नहीं कि बार बार पढ़े, लेकिन जब पढ़ें तो आप बड़े ध्यान से याद करें, ताकि अगर 901 के नोट्स में से 902 में या 902 में से 904 में पूछता है तो आपको आना चाहिए, याद होना चाहिए। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। समावेशी शिक्षण क्या है? ऐसी शिक्षा या शिक्षण व्यवस्था जो सक्षम और असक्षम, यानी कि जो अच्छे बच्चे हैं और जो आपके जो बुरे बच्चे हैं, बुरे का मतलब नेचर में नहीं, जिनके पास क्षमता नहीं है पढ़ने की, दोनों बच्चों को एक ही साथ में एक शिक्षा जो है प्रदान की जाती है, उसी को समावेशी शिक्षण कहते हैं। अलग अलग विद्वानों की अलग अलग भाषा है, आप अपने मर्जी से अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं इसकी भाषा को। अब आते हैं नेक्स्ट जो है लेखन अयोग्यता क्या है। लेखन अयोग्यता पता ही आपको बहुत सारी है, तो आपको समझ के रहना है कि लेखन अयोग्यता का जो शॉर्ट नेम है उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्ग्राफिया बोलते हैं। तो ये कभी कभी ऐसे भी पूछता है डिस्ग्राफिया क्या है, ठीक है। और डिस्ग्राफिया के ऑप्शंस दे देगा, लेखन अयोग्यता, गणित की अयोग्यता, विज्ञान की अयोग्यता, पढ़ने की अयोग्यता, कौन सी अयोग्यता होती है। तो इस तरह से एमसीक्यू बनता है, तो ध्यान रखना है, सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो लेखन अयोग्यता क्या है? लेखन अयोग्यता को डिस्ग्राफिया के नाम से भी जाना जाता है। लेखन अयोग्यता से आशय लेखन दोष से है, जिसमें अक्षरों की बनावट, शब्द दूरी और अधूरे शब्द और मात्राएं आदि कमी होती है, इसे ही लेखन अयोग्यता कहते हैं। यानी कि इसमें जो है आपका जो भी लिखते हो उसमें शब्द जो है, शब्दों की दूरी नहीं बनती, आपस में मिला के लिख देते हैं, बनावट सही नहीं होती है, अधूरे शब्द हो सकते हैं, उसमें मात्राएं कम हो सकती हैं, तो वही लेखन अयोग्य, मतलब लिखने में जो है त्रुटि होना। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय न्यास अधिनियम क्या है? तो देखिए सन 1999 में विकलांगता के लिए एक अधिनियम का निर्माण किया गया, जिसमें लकवा, मानसिक मंदता या किसी प्रकार की विकलांगता से ग्रसित व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए हित में कार्य करना राष्ट्रीय न्यास अधिनियम कहलाता है, ठीक है। ये ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकलांगता क्या है? ऐसा दोष जिसमें व्यक्ति शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम होता है, ऐसी स्थिति को विकलांगता कहते हैं। विकलांगता का मतलब ये नहीं कि केवल लंगड़ा, मानसिक स्थिति भी, अगर उसका दिमाग ही नहीं काम कर रहा है तो भी विकलांग कहलाएगा। अच्छा, CWSN का फुल फॉर्म बताइए और इसका अर्थ। CWSN होता है चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स, इसका अर्थ होता है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, ठीक है। इसके बाद है आपका अधिगम असक्षमता से क्या आशय है? तो अधिगम अक्षमता से आशय बालक के सीखने की उस स्थिति से है जिसमें वह वाचन, लेखन, श्रवण, पठन, तर्क तथा गणित संबंधी योग्यताओं में कठिनाई का अनुभव करता है, तो वो अक्षमता होती है। वो अक्षमता किसी में भी आ सकती है, वाचन में भी, लेखन में भी, सुनने में भी, पढ़ने में भी, अपना तर्क देने में या गणित के सवालों को सॉल्व करने में। आप अपने वर्ड्स भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको डेफिनेशन थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। पठन, यानी कि अभी हमने लेखन की बात करी थी, लेखन को ध्यान रखना, थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, वो चीज ध्यान रखना। यहाँ पे डिस्ग्राफिया है, ये चीज इसी में आदमी कंफ्यूज हो जाता है, ये डिस्ग्राफिया है, ध्यान रखोगे, जो लेखन के लिए है। और देखो यहाँ पठन के लिए डिसलेक्सिया है, तो ये चीज थोड़ा सा मिलता जुलता सा दिखाई देता है, लेकिन आप कंफ्यूज होकर के पठन वाला पठन वाला लेखन में, लेखन वाला पठन में मत कर देना, बस ये ध्यान रखना। डिक्लेसिया से आज से वाक यानी कि पढ़ने संबंधी दोष से है, जिसमें मौखिक उच्चारण या मौन पठन से संबंध होता है, यानी कि मुंह से जो पढ़ते हैं या मन में पढ़ते हैं उसी में कमी होती है, इसी कमी को पठन योग्यता कहा जाता है। इसके बाद में विशिष्ट बालक किसे कहते हैं? विशिष्ट बालक के अंतर्गत वह बालक आते हैं जो शारीरिक, मानसिक, व्यवहार में सामान्य बच्चों से अलग होते हैं, विशिष्ट बालक कहलाते हैं। इसका और भी डेफिनेशन हो सकती है, बहुत सारे विद्वानों द्वारा अलग भी डेफिनेशंस दी गई हैं, आप ये शांति से अच्छा डेफिनेशन, इजी डेफिनेशन याद कर सकते हैं। समावेशी शिक्षा में आकलन से क्या आशय है? तो देखिए श्रीमती आर के शर्मा के अनुसार इसमें हमने एक विद्वान का डेफिनेशन डाला है, बाकी आपकी मर्जी है, आप चाहे तो कोई भी डेफिनेशन याद कर सकते हैं। समावेशी शिक्षा हेतु आकलन का आशय उन नीतियों, सिद्धांतों एवं गतिविधियों या विधियों से की समीक्षा करने से है जो सभी प्रकार के छात्रों को शैक्षिक एवं शैक्षिक आवश्यकता की पूर्ति
कर छात्रों का सम्यक मार्गदर्शन करती हैं, या अच्छा मार्गदर्शन या उनका मार्गदर्शन करती हैं। जो आपको वर्ड लिखने में, याद करने में दिक्कत आए, उसकी जगह आप अपनी मर्जी से कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन उसका मीन सही निकलना चाहिए। समावेशी शिक्षा के कोई दो उद्देश्य लिखिए। कोई दो उद्देश्य की जगह ये पूरा उद्देश्य पूछ सकता है सीधा, ये छोटा क्वेश्चन भी बन सकता है, ये जो है आपका जो है लॉन्ग टाइप भी बन सकता है, ठीक है, लॉन्ग एस और ऐसे टाइप भी बन सकता है। तो देखिए, आप इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। शॉर्ट में आपसे दो दो अंकों का पूछेगा तो केवल दो आपसे पूछेगा विशेष उद्देश्य समावेशी शिक्षा के। अगर बड़े में पूछा तो आपको 5 नंबर का आएगा, तो 5 उद्देश्य कम से कम लिखने पड़ेंगे। समावेशी शिक्षा के उद्देश्य जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप आराम से समझ सकते हैं, देख भी सकते हैं। तो इन उद्देश्यों को देखिए। पहला उद्देश्य समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य तो आपको पता ही है, जो भी असक्षम बालक है ना, उनके लिए शिक्षा का वातावरण प्रदान करना सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। उसके बाद में उनकी प्रतिभा, जो जो भिन्न भिन्न प्रतिभाएं हैं उनकी, उनका विकास करना, ठीक है, प्रतिभा जिनकी भिन्न है उनका विकास करना। उसके अलावा उनका शिक्षा में उचित मार्गदर्शन करना, ठीक है। और इसको थोड़ा ढंग से पढ़ना है, अच्छी तरीके से लिखना, इसमें नंबर पूरे मिलते हैं अगर ढंग से लिखते हो तो। ये 5 पॉइंट 6 पॉइंट जो मैंने लिखे हैं, इसमें से कोई भी 5 पॉइंट जो आपको इजीली याद होते हैं उसको याद करेंगे, ठीक है। अब आ जाइए आपका नेक्स्ट जो पॉइंट है उसके, इसमें देखिए मैंने 11 पॉइंट लिखे हैं, तो 11 में से आपको कम से कम 5 पॉइंट, जो अगर ये 5 नंबर का पूछता है तो 5 पॉइंट तो आपको कम से कम ढंग से लिखने हैं। तो आप 5 पॉइंट तो याद करे करें, बाकी भी याद कर ले, ताकि आप बाई चांस कोई पॉइंट भूले तो आपको उनमें से पॉइंट याद आ जाए। तो आप 10 के 10 पॉइंट, 11 के 11 पॉइंट पढ़ ले, और जो आसानी से याद होता है उसी को याद करें, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर है आपके साथ। अब चलिए आगे। सारे टाइप के क्वेश्चंस बीच बीच में एमसीक्यू, कभी फिलअप्स, कभी वन वर्ड, कभी बड़े क्वेश्चन, सारे आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं दे रहा हूं। विशिष्ट बालक वह है जो अंततः व्यक्तिगत भिन्नता रखते हुए अन्य सामान्य बालकों से अंततः व्यक्तिगत भिन्नता रखता है। यह कथन जो है श्रीमती राजकुमारी शर्मा का है, ठीक है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में इनमें से किस बालक को बौद्धिक रूप से भिन्न बालकों की श्रेणी में रखा जाएगा? तो जो बौद्धिक रूप से भिन्न बालक, यानी कि जिसकी बुद्धि भिन्न है, यानी कि वो क्या है, प्रतिभावान है, ठीक है। तो प्रतिभावना। इसके बाद में नेक्स्ट जो है, इसमें आ जाएगा आपका समावेशी शिक्षा का आज से उस शिक्षा व्यवस्था से। ये देखिए किसी विद्वान का कथन है। अब समझ लेना है कि अगर आपको समावेशी शिक्षा की डेफिनेशन, परिभाषा पूछता है तो आपको इस तरह की परिभाषा लिखनी होगी, ठीक है। केवल पूछे कि समावेशी शिक्षा से आज से क्या है, तो आप आराम से जो है इस तरह का डेफिनेशन लिख सकते हैं। उस व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था से जिसमें सामान्य और असक्षम छात्रों को एक साथ शिक्षण प्रदान करने हेतु उच्च अधिगम से संबंधित क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। यह कथन जो है प्रोफेसर एस के दुबे का है। 100 ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है समावेशी शिक्षा का अभिप्राय ऐसे छात्रों की शिक्षा से है जो सामान्य बालकों से भिन्न है, और ये शिक्षा उन्हें समझकर और अनुकूल वातावरण प्रदान करके सर्वांगीण विकास की ओर प्रेरित करती है। यह कथन जो है श्रीमती राजकुमारी शर्मा का है। इसमें ध्यान रखना है कि बहुत सारे डेफिनेशंस आएंगे, आपको ध्यान रखना है। मंद बुद्धि का शैक्षिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है? मंद बुद्धि या शैक्षिक पिछड़ापन। मंद बुद्धि मतलब कम बुद्धि, या शैक्षिक पिछड़ा मतलब कम पढ़ा लिखा। मंद बुद्धि मतलब कम पढ़ा लिखा, तो उसके पिछड़ेपन का कारण क्या है? तो देखो, वंशागत भी हो सकता है, क्योंकि वंशागत जो बीमारियां होती हैं उसकी वजह से आदमी नहीं पढ़ पाता है। निर्धनता, गरीबी होगा उसकी वजह से नहीं पढ़ सकता है, और शरीर में कोई कमी हो उसकी वजह से भी नहीं पढ़ सकता। तो उपरोक्त सभी जो है सही हो जाएगा। वंचित होने वाला जीवन की उद्दीपक दशाओं की न्यूनता है। वंचित होने वाला जीवन की उद्दीपक दशाओं की न्यूनता है। वंचित बालक की यह परिभाषा किसने दी है? तो ये भी वंचित बालक की परिभाषा है, लेकिन यह परिभाषा गार्डन की है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालक शारीरिक गठन, सामाजिक अभियोजन, व्यक्तित्व के गुण, विद्यालय की उपलब्धियां, खेल कूद, जानकारियां और रुचियों की बहुरूपता में सामान्य बालकों से बहुत श्रेष्ठ होते हैं। यह कथन जो है टर्मन तथा ओडन का है। तो ये ध्यान रखना है। इस तरह का डेफिनेशन आपसे पूछा जा सकता है और एमसीक्यू दिया जा सकता है, वन वर्ड भी दिया जा सकता है। सृजनात्मकता नई वस्तु का सृजन करने की योग्यता है। सृजनात्मकता की यह परिभाषा जो है जेम्स ड्रेवर ने दी थी। अधिगम असक्षमता के उपचार की प्रमुख विधि जो है वो कौन सी है? तो सारी विधियां हैं, विधि का ध्यान रखना। अधिगम असक्षमता के उपचार की विधियां बताइए। ये क्वेश्चन बड़ा बनता है, 3 नंबर का भी पूछा जाता है, तो ध्यान रखना। अधिगम असक्षमता के उपचार की प्रमुख विधियां बताइए। तो व्यवहारिक निर्देशन होता है, संज्ञात्मक व्यवहार, परिमार्जन होता है, और कंप्यूटर निर्देशन भी होता है। तो उपरोक्त सभी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद में है पठन अयोग्यता का प्रमुख कारण है। तो पठन अयोग्यता का बोलने में कठिनाई,
तो ये भी जब बोल ही नहीं पाएगा तो पढ़ नहीं पाएगा, ध्यान का अभाव रहेगा तो भी, और श्रवण दोष, सुन नहीं पाएगा तो भी पढ़ नहीं पाएगा। तो पठन अयोग्यता में सारी चीजें आ जाएंगी, उपरोक्त सभी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। खालिस्तानों की बात करें, सबसे पहले खालिस्तान शिक्षा का अर्थ उस शिक्षा व्यवस्था से संबंधित है जिसमें सामान्य छात्र और असक्षम छात्र एक ही कक्ष में एक दूसरे के साथ सम्मिलित अध्ययन करते हैं। तो ये आपको पता ही है, ये है समावेशी। तो यहाँ पे मैंने इसका आंसर लिखा है समावेशी, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो आंसर हो जाएगा, इसमें आपसे क्या पूछा गया है, देखिए, कोठारी आयोग की स्थापना खालिस्तान ने की। तो कोठारी आयोग की स्थापना जो है डॉक्टर DS कोठारी ने की थी, ये ध्यान रखना है। इसके बाद में सन खालिस्तान में NCERT ने एक उपागम पत्र के द्वारा कक्षा 1 से 10 के लिए प्रस्तावित आदर्श पाठ्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की, तो 1975 में की थी ये चीज। इसके बाद में पोर्टफोलियो समावेशी शिक्षा के संदर्भ में खालिस्तान की महत्वपूर्ण एवं प्रभावी विधि है, तो ये आकलन की प्रभावी विधि है, ठीक है, किसकी, आकलन की। इसके बाद में समावेशी विद्यालयों में खालिस्तान को स्वीकार किया जाता है, तो विविधता, समावेशी विद्यालयों में जो अलग अलग विविध बालक आते हैं तो इसमें विविधता आ जाएगा। इसके बाद है आपका खालिस्तान एक ऐसे आकलन को कहा जाता है जिसमें कमियों के बाद भी दिव्यांगजनों को अपनाकर उनकी कमियों को दूर कर उन्हें समावेशन की ओर अग्रसर करता है। तो यहाँ पर सीधे समावेशी आकलन, ठीक है। तो यहाँ पे छठे में क्या आ जाएगा, समावेशी आकलन। इसके बाद में भारतीय शिक्षा प्रणाली में प्राचीन काल में मात्र खालिस्तान बालकों के लिए ही शिक्षा की व्यवस्था हुआ करती थी। तो यहाँ पे सामान्य बालकों के लिए, पहले जो है मंदबुद्धि उनको नहीं बोलते थे कि ये नहीं पढ़ पाएंगे, उनको नहीं भेजा जाता था स्कूल में, तो सामान्य बालक आ जाएगा इसमें। समावेशी शिक्षा में खालिस्तान तथा खालिस्तान दोनों सम्मिलित रूप से शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो इसमें निशक्त छात्र और सामान्य छात्र दोनों आते हैं, ठीक है, निशक्त छात्र और सामान्य छात्र, ये पूरा लिखा हुआ है तो इसको आप ध्यान रखेंगे, निशक्त छात्र और सामान्य छात्र दोनों जगह आएगा। समावेशी विद्यालयों में निशक्त बालकों का मूल्यांकन एक पक्षीय ना होकर के खालिस्तान होना चाहिए, तो ये बहुपक्षीय होना चाहिए। एक पक्षीय ना होगा तो क्या होगा, बहुपक्षीय होगा, तो यहाँ पे बहुपक्षीय इसका आंसर हो जाएगा। तो ये सारे आंसर आप देख लेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहिष्करण के स्वरूप को बताइए। तो बहिष्करण का स्वरूप, वर्ण, जेंडर तथा विशेष आवश्यकता होता है। बहिष्करण के स्वरूप क्या होते हैं, बहिष्करण में जो है बहिष्करण का स्वरूप, वर्ण, जेंडर और विशेष आवश्यकता होती है, ठीक है। बहिष्करण का स्वरूप जो है आपको सीधा सीधा बताना है, तो इसमें एक आता है वर्ग, ठीक है, एक आता है आपका जेंडर और एक आता है विशेष आवश्यकता, ठीक है। तो ये तीन चीजें होती हैं बहिष्करण के स्वरूप में। इसके बाद में समावेशी शिक्षा की एक विशेषता लिखिए। तो कोई भी विशेषता आप लिख सकते हो। समावेशी शिक्षा बिना किसी विभेदन यानी भेदभाव के सभी को शिक्षा प्राप्ति का आह्वान करती है, यह इसकी विशेषता है। भारतीय कक्षाओं में असमानता का कोई एक कारण दीजिए। तो प्रांतीय आवश्यकताएं भारतीय कक्षाओं में विभिन्नता या विविधता का प्रमुख कारण है। प्रांतीय आवश्यकताएं यानी राज्य आवश्यकताएं, प्रांतीय आवश्यकताएं जो है इसका भिन्नता का मेन या असमानता का मेन कारण है। समावेशी शिक्षा का कोई एक लाभ, देखिए समावेशी आपका समावेशी शिक्षा और जेंडर मुद्दे, यही आपका चैप्टर है, तो इसमें समावेशी से जुड़े ही ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। समावेशी को बहुत ढंग से याद करना है। समावेशी शिक्षा का कोई एक लाभ जो है आपको बताना है, तो मैंने आपको ऊपर ही बताया था, एक विशेषता जो है उसी तरह से एक लाभ भी बता सकते हैं। समावेशी शिक्षा बालकों के व्यक्तिगत विकास तथा उनके उच्च शैक्षिक निष्पादन के लिए उपयोगी है, ये इसके लाभ है। समावेशी शिक्षा के मूल्यांकन की कोई तीन विधियों के नाम लिखिए। ये विधियां जो है तीन आपको याद रखनी है। कभी कभी पूछता है कि समावेशी शिक्षा के मूल्यांकन की विधियों को समझाइए, तो आपको समझाना है मौखिक परीक्षण होता है, अवलोकन होता है और लिखित परीक्षण होता है। ये तीनों को आपको ढंग से याद कर लेना है। इसका पैराग्राफ बनाकर लिखना पड़ेगा, अगर बड़े क्वेश्चन में आते हैं तो इसके आगे तीनों पॉइंट को अलग अलग समझाना होगा। इसके बाद में असमानता का अर्थ लिखिए। तो व्यक्तियों के साथ व्यवहार की एक रूपता ना होना असमानता है, यानी कि व्यक्तियों के साथ व्यवहार का एक रूपता ना होना या के एक रूपता ना होना असमानता, यानी कि उनका क्या है, व्यक्तियों का व्यवहार जो है वो एक रूप ना हो, तो यही क्या होती है, असमानता होती है। बालक जिनको संप्रेषण की समस्या होती है उनका स्वर या वाणी 44 अन्य समान बालकों के भिन्न प्रकार की होती है। वह स्वयं भी सजग होता है कि वह अपनी बात कहने में असमर्थ है, उसकी वाणी मधुर नहीं होती। यह कथन किसका है, तो यहाँ पे शायद 44 ये गलत लग गया, ठीक है। देखिए, उनका स्वर या वाणी अन्य समान बालकों से भिन्न प्रकार की होती है, तो ये थोड़ा सा हटा देना, ये गलत है, बाय मिस्टेक है, ठीक है। अब सही है। बालक जिनको संप्रेषण की समस्या होती है उनका स्वर या वाणी अन्य समान बालकों से भिन्न प्रकार की होती है।
वह स्वयं भी सजग होता है कि वह अपनी बात करने में असमर्थ है, उसकी वाणी मधुर नहीं होती। यह कथन किसका है? तो यह राइपर का कथन है। वंचित होना बाल्य जीवन की उद्दीपक दशाओं की न्यूनता है। यह परिभाषा जो है गार्डन की है। वंचित का अर्थ भी पूछेगा, वंचित की परिभाषा भी पूछेगा। इसमें सारी परिभाषाएं भी दे रहा हूं मैं, आंसर भी दे रहा हूं, तो इनको ढंग से याद कर लेना। ऐसे बालक अधिकतर 96% अनुशासित होते हैं। तो ऐसे कौन से बालक होते हैं जो 96% जो है बिल्कुल डिसिप्लिन में रहते हैं? तो वो प्रतिभाशाली बालक होते हैं। इसके बाद आपके नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, महिलाओं से भेदभाव का प्रमुख कारण जो है पुरुष प्रधान समाज, पुरुष अपने आप को ज्यादा वो समझते हैं। ठीक है, सामाजिक परंपराएं जी पहले से चली आ रही हैं। नारी का संकीर्ण सोच है, नारी भी जो है इतना ज्यादा इस बारे में, जो ग्रामीण क्षेत्र की नारियां हैं वो इस बारे में इतना नहीं सोचती हैं। इसी वजह से भेदभाव जो है ये चलता आ रहा है। सिटीज में जो नारी की सोच है वो अलग हो गई है, तो वहां से भेदभाव वहां पे नहीं होता है। तो उपरोक्त सभी जो है इसका सही हो जाएगा। जेंडर सशक्तिकरण का प्रमुख संकेतक है। तो विकास में जेंडर, आरक्षण में जेंडर और शिक्षा में जेंडर, सभी को महत्व दिया गया है। तो उपरोक्त सभी जो है सही हो जाएगा। पिता की मृत्यु के बाद पुत्र वारिस होता है, यह प्रतीक है। तो ये पुरुष प्रधान समाज का प्रतीक है। ठीक है, इसके बाद में है जेंडर के प्रकार होते हैं। तो 3, 4, 6 या 3। तो यहाँ पर देखिए मिस्टेक हो गया, 3, 4, 6 या 3। तो यहाँ पर जो है आपका 3 ही आंसर है। ए भी ऑप्शन सही है और आपका डी भी ऑप्शन सही है। ठीक है, ऑप्शन मिस्टेक हो गया, तो 3 आंसर होता है इसका, ये ध्यान रखना। तो आपका दोनों आंसर सही है, यहाँ पे मिस्टेक से कोई और ऑप्शन होना चाहिए था। जेंडर की चर्चा की जाती है तो शिक्षा के इतिहास को जानने के लिए, पहला। ठीक है, दूसरा है आपका स्त्री तथा पुरुष शिक्षा समानता लाने के लिए। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन ही सही है। जेंडर की चर्चा किस लिए की जाती है? स्त्री तथा पुरुष शिक्षा समानता लाने के लिए, क्योंकि हम समावेशी शिक्षा और जेंडर के मुद्दे इसी चैप्टर में इसीलिए पढ़ रहे हैं। इसके बाद है शालाओं में जेंडर का प्रतिबिंबन किया जाता है। तो बालिकाओं की शिक्षा उन्नति के लिए किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में है निम्नलिखित में से पुल्लिंग कौन सा है? तो यहाँ पे देखिए पुल्लिंग पूछा है, ध्यान रखना। राधा सिंगल लिंग है, श्यामा सीता। यहाँ पे कमल कांत, तो कमल भी है और कांत भी है, तो ये पुल्लिंग हो गया। तो यहाँ पे द ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। आरसीआई की स्थापना की गई थी, तो कौन से सन में की गई थी आरसीआई की स्थापना? तो 1992 में, 1992 में। उसके बाद में निःशक्त जन व्यक्ति अधिनियम 1995 में। कुल कितने अध्याय हैं? तो इसमें आपके निःशक्त अधिनियम 1995 में 14 अध्याय हैं। निःशक्त व्यक्ति अधिनियम की रूपरेखा की आधारशिला रखी गई, तो इसको रखी गई पेइंग चिंग में। ठीक है, ये ध्यान रखना, पेइंग चिंग में। इसके बाद में है आपका शाला में आवश्यक है। तो देखिए शौचालय भी, पीने का पानी भी, बिजली भी सब आवश्यक है, तो इसलिए उपयुक्त सभी हो जाएगा। शाला की प्रभावशीलता को बढ़ा सकता है, तो क्या बढ़ा सकता है? प्रयोगशाला भी बढ़ाएगा, पुस्तकालय होगा तो अच्छी बात है, और खेल का मैदान होगा तो बल्ले बल्ले है, तो उपयुक्त सभी। इसके बाद आते हैं फिलिप्स में। वंचित होना बाल्य जीवन की उद्दीपक दशाओं की न्यूनता है, यह परिभाषा खालिस्तान ने दी है। तो यह परिभाषा गार्डन की है। दूसरा जो है आरसीआई की स्थापना सन खालिस्तान में की गई। अभी अभी मैंने एमसीक्यू दिखाया आपको, आरसीआई 1992। देखो ऊपर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको आरसीआई, देखो ये रहा आरसीआई की स्थापना 1992 में। तो ये मैं कह रहा हूँ फिलिप्स भी बन सकता है, वन वाक्य भी बन सकता है, आपसे पूछा भी जा सकता है। इसके बाद में वर्तमान संविधान के खालिस्तान वे संशोधन में 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। तो 93 संशोधन में, 93। इसके बाद में विकलांग जन अधिनियम सन खालिस्तान में पारित हुआ, तो ये 1995 में पारित हुआ था, 1995 में। और खालिस्तान मूलभूत संज्ञात्मक असमर्थताओं पर आधारित होती है जिनका उद्गम प्राय संरचनात्मक होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 5वें में डिसलेक्सिया, ध्यान रखना डिसलेक्सिया। ये देखना डिसकैलकुलिया अलग होगा, डिसलेक्सिया अलग होगा। डिसकैलकुलिया में मैथ रिलेटेड आते हैं प्रॉब्लम्स, मैथ की रिलेटेड। ठीक है, अभी हम देखेंगे इसके खालिस्तान को। आ जाइए यहाँ पे देखिए, खालिस्तान का संबंध गणित अधिगम तथा गणित संबंधी प्रश्नों को हल करने की असमर्थता से है, तो उसको हम बोलते हैं डिसकैलकुलिया, डिसकैलकुलिया। अच्छा, विशिष्ट शिक्षा का सर्वप्रथम विकास खालिस्तान हुआ, तो सबसे प्रथम जो सर्वप्रथम विकास हुआ वो यूरोप में हुआ विशिष्ट शिक्षा का। उसके बाद में बाधितों हेतु सहायक उपकरणों का निर्माण खालिस्तान में होता है। तो कहाँ होता है? कानपुर में होता है। ठीक है, जितने भी बाधित होते हैं, जो जिनका भी प्रॉब्लम है, उनके सभी उपकरण जो है कानपुर में निर्माण किए जाते हैं। मानसिक बाधितों के लिए राष्ट्रीय संस्थान खालिस्तान में स्थित है, तो ये राष्ट्रीय संस्थान जो है मुंबई में स्थित है। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया मानसिक बाधितों के लिए राष्ट्रीय संस्थान
एक मिनट रुकिए। बाधितों के लिए उपकरणों का निर्माण जो है मैंने बताया आपको, ये कानपुर में होता है। और मानसिक बाधितों के लिए राष्ट्रीय संस्थान जो है मुंबई में है। और मानसिक बाधितों के लिए राष्ट्रीय संस्थान खालिस्तान में है। यहाँ पे देखो, ये इसके दो ऑप्शन क्यों हैं, मुंबई में और हैदराबाद में, जबकि ये दोनों ही क्वेश्चन आप देखोगे मानसिक बाधितों के लिए राष्ट्रीय संस्थान, ठीक है, और ये भी मानसिक बाधितों के लिए राष्ट्रीय संस्थान। तो यहाँ पर जो है ये दोनों क्वेश्चन सही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन भी आपके सही है, ये हैदराबाद और मुंबई भी सही है, ठीक है। इसमें एक चीज़ की कमी रह गई थी, और वही मैंने स्टार्टिंग में ना उसको मेंशन नहीं किया था। तो चलिए आप इसको देख लेना। आप दोनों ही आंसर भरेंगे ना तो भी आपका सही है। अगर आप कानपुर भरते हैं या फिर सॉरी मुंबई भरते हैं या हैदराबाद भरते हैं तो भी आपका जो फिलअप्स है वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन आएंगे तो अच्छी बात है, नहीं आएंगे तो एमसीक्यू में आ जाएगा, और फिलअप्स में आए तो आप भर देना ध्यान करके। अच्छा, अस्थि बाधित हेतु संस्थान खालिस्तान में है, तो ये अस्थि बाधित के लिए जो संस्थान है वो दिल्ली में है। तो इस तरह से आपको 8 से लेकर के जो मेन जो क्वेश्चन है ये सारे सिटीज़ पूछे गए हैं। इसके बाद में है आपका ऑटिज्म किस प्रकार का रोग है, तो ये मानसिक रोग है। ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया, तो फ्रांसीसी लेखक लुई ब्रेल ने किया था ब्रेल लिपि, ठीक है। ब्रेल लिपि आप जानते हैं किस लिए यूज होता है। अच्छा, जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है उनको मंद बुद्धि बालक कहते हैं, यह परिभाषा क्रो एंड क्रो ने दी थी। अच्छा, अफेजिया किस प्रकार की विकृति है, तो यहाँ पे जो है अफेजिया मस्तिष्क, ये हटा दो। अफेजिया मस्तिष्क की ऐसी ऐसी विकृति है जिसमें बालक के बोलने लिखने तथा बोले एवं लिखे हुए शब्दों को समझने या प्रकट करने में अनियमितता और अस्पष्टता का विकार होता है, ठीक है। तो इसमें दोनों, जो आपका बोले और लिखे हुए शब्दों को समझने और प्रकट करने में, ठीक है, और बोलने लिखने में भी। गणित अधिगम तथा गणित संबंधी प्रश्नों को हल करने की असमर्थता, अभी मैंने बताया था, डिसकैलकुलिया कहलाता है। और डिस्ग्राफिया का कोई एक लक्षण जो आपको बताना है, तो इसमें जो है बालक को निश्चित अक्षर एवं शब्द लिखने में कठिनाई का अनुभव होता है। डिस्लेक्सिया का प्रमुख कारण क्या है, तो डिस्लेक्सिया का प्रमुख कारण जो है तंत्रिका तंत्र संबंधी कोई कमी हो या विकृति हो, ठीक है, डिस्लेक्सिया की। राष्ट्रीय पुनर्वास परिषद का मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। निष्पक्षता का अधिनियम पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 के प्रावधानों को समझाना है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ढंग से पढ़ लेना। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, भारत में जेंडर शिक्षा में आने वाली व्यवहारिक कठिनाइयों को बताइए। तो इसमें जो कठिनाइयां हैं उनके नाम मैंने दे दिया है, इनको डिस्क्राइब कर देना अच्छी तरीके से, जब आपसे बड़े क्वेश्चनों में पूछा जाएगा 4 नंबर 5 नंबर में। तो सबसे पहला जो जेंडर शिक्षा में आने वाली कठिनाइयां हैं उसमें है अंधविश्वास एवं कुप्रथाएं। दूसरा है उचित धारणा का अभाव, धारणा ही सही नहीं होगी तो ये कठिनाइयां आएंगी। अब अपव्यय का प्रभाव जो है, बहुत सारे अपव्यय होते हैं ना, जैसे बोलते हैं फालतू वाले। और बालिका विद्यालयों का अभाव, यस, स्कूल गर्ल्स के अभाव बहुत ज़्यादा होता है, बहुत जगह पे स्कूल गर्ल्स बहुत दूर दूर होते हैं या बहुत ही कम होते हैं। अच्छा, शिक्षिकाओं का अभाव, ये भी होता है दिक्कत। अगर बालिका विद्यालय है तो शिक्षाएं जो है मास्टर जो होते हैं वो मेल मिलते हैं, फीमेल नहीं मिलती हैं। पाठ्यक्रम की कमियां, ठीक है, पाठ्यक्रम में कमी होगी वो भी है। निर्धनता का प्रभाव तो ऑब्वियस सी बात है, और सामाजिक पिछड़ापन ये भी है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान से पढ़ लेना। ये भारत में जेंडर की शिक्षा में आने वाली कठिनाइयां जो हैं ये आपको बता देनी है। भारतीय समाज में जेंडर की स्थिति किस प्रकार की है स्पष्ट करना है। ये आपका मनोवैज्ञानिक क्वेश्चन है, जिसको आप आसानी से एक बार पढ़ लोगे बुक से तो आपको याद हो जाएगा। समाज में स्त्रियों की पहचान एवं प्रधानता पर निबंध आपको अपने हिसाब से लिख देना है। समाज में पुरुष की पहचान एवं प्रधानता को विस्तार से समझाइए। पुरुष प्रधान समाज की बात कर रहा है ये। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें आपसे क्या पूछा गया ये देखते हैं। भारत की पुनर्वास परिषद के उद्देश्य बताइए। तो इसमें इसके आपके 3 उद्देश्यों को ध्यान रखना है। इसमें पहला उद्देश्य जो है होता है असक्षम बच्चों के पुनर्वास की व्यवस्था करना, ठीक है। दूसरा है कल्याणकारी कार्यक्रमों की तैयारी कराना, और तीसरा है असक्षमता युक्त व्यक्तियों की सहायता करना, ठीक है। तो ये भारत की पुनर्वास परिषद के उद्देश्य जो है ये है। इसके बाद में निःशक्त जनों के राष्ट्रीय संस्थानों के कार्य बताइए। तो निःशक्त जनों के राष्ट्रीय संस्थान के कार्य जो है विकलांगता को रोकना पहला, दूसरा है विकलांगों का कल्याण करना और आरक्षण की व्यवस्था करना, विकलांगता को परिभाषित करना, उसके अलावा जो है संबंधित सुझाव अपना देना, और साहित्य एवं सामग्री का निर्माण करना। तो इनको भी आप डिस्क्राइब करेंगे अगर बड़े क्वेश्चन में पूछा जाता है। 2 नंबर में पूछा जाएगा, 3 नंबर में तो नाम भी लिख दोगे तो काम चल जाएगा। कक्षा में जेंडर समानता के लिए किए जाने वाले प्रयास लिखने हैं आपको। कक्षा में जेंडर समानता के लिए जो भी प्रयास आप कर सकते हैं उसको लिखना है।
उसके बाद में ब्रेल लिपि का संक्षिप्त टिप्पणी जो आपको बताना, ब्रेल लिपि दुनिया भर में नेत्रहीनों द्वारा पढ़ने लिखने में छू कर व्यवहार में लाया जाता है, मतलब इसको महसूस किया जाता है। इस लिपि का आविष्कार सन 1821, ध्यान रखना कि कभी कभी पूछता है कि ब्रेल लिपि का आविष्कार कब हुआ था, तो 1821 में एक नेत्रहीन फ्रांसीसी लेखक लुई ब्रेल ने किया था। ये भी क्या थे, नेत्रहीन थे, और देख लो नेत्रहीन होने के बावजूद भी जुनून इतना था कि इन्होंने एक जो है ब्रेल लिपि तैयार करी थी, और इसका ध्यान रखना नाम भी लुई ब्रेल का। और श्रवण दोष के कारण बताइए, तो श्रवण दोष तो आप जानते ही हैं, श्रवण दोष, लेखन दोष, पठन दोष, इनके जो कारण है ना लगभग लगभग सेम होते हैं, कुछ कुछ पॉइंट जो है चेंज कर देंगे आप। जैसे इसमें वंश परंपरा तो श्रवण दोष, लेखन और दोष और पठन दोष सभी के लिए आ जाता है। अच्छा, इसमें श्रवण दोष सुनने की बात है, तीव्र ध्वनि सुनना, मतलब तेज वाले गाने सुनना, तेजी से तेज वाली आवाज सुनना बार बार, तो वो आपका दोष जो है उत्पन्न हो जाएगा। दुर्घटना कोई होना, उसकी वजह से दोष आ सकता है। खसरा चेचक आदि हुआ हो तो उसकी वजह से आ सकता है। गर्भावस्था में प्रॉब्लम हो सकती है, कान में घाव हो जाए तो हो सकता है। अधिक कैल्शियम जमा हो जाना उसकी वजह से भी हो सकता है। ये तो सारे रीजंस हैं, और इनको अगर ये बोले श्रवण दोष के कारणों की व्याख्या कीजिए, तो ये सारे पॉइंट्स लिख करके व्याख्या कर देनी है। दृष्टि बाधिता के कारण, अब ये श्रवण दोष है, अब दृष्टि बाधिता या दृष्टि दोष के कारण बताइए, तो यहाँ पे रक्त की कमी हो सकती है, विटामिन ए की कमी होगी तब भी होगा, कोई दुर्घटना हो जाए तो भी होगा, कोई चोट लग जाए तो भी होगा, संक्रामक रोग हो जाए तो भी होगा, चिकित्सा का अभाव यानी कि ढंग से ट्रीटमेंट ना कराया जाए तो भी होगा। उसके बाद में ये भी आपका अगर बोलता है डिस्क्राइब करिए, तो ये पांचों पॉइंट को, चारों पॉइंट को आपको डिस्क्राइब कर देना है। विकलांग बालक के प्रकार बताइए, तो विकलांग बालक में एक अपंग हो सकता है, अंधे तथा अर्ध अंधे बालक होते हैं, जो आंख से पूरी तरह से अंधे ना हो वो हो सकते हैं, बहरे तथा अर्ध बहरे हो सकते हैं, ठीक है। और दोषयुक्त वाणी जिसकी हो सकती है, अत्यधिक कोमल और निर्बल जो बच्चे होते हैं, ये भी विकलांगता एक तरह से होती है। पिछड़ेपन अथवा शैक्षिक मंदता के कारण लिखिए, तो शारीरिक दोष हो सकता है, शारीरिक रोग भी हो सकता है, और निम्न सामान्य बुद्धि होगी तो भी पिछड़ापन या शैक्षिक मंदता हो सकती है। परिवार के झगड़े होंगे वो भी इसका कारण हो, परिवार की निर्धनता, गरीबी जो है वो भी करती है। माता पिता की अशिक्षा, अगर माता पिता अनपढ़ है तो भी हो सकता है, और परिवार का बड़ा आकार है तो भी ये जो है पिछड़ापन हो सकता है, शैक्षिक मंदता हो सकती है। अच्छा, बाल अपराध के कारण लिखने हैं, बाल अपराध के कारण और निवारण सब नीचे मिलते जाएंगे, धीरे धीरे सारे क्वेश्चंस बताते जा रहा हूं मैं। बाल उपचार की विधियां बताइए, तो मनोवैज्ञानिक विधि और वैज्ञानिक विधि दो होती हैं। मनोवैज्ञानिक विधि में आपको सीधा सीधा मनोविश्लेषण, मनो अभिनय और खेलों द्वारा चिकित्सा, ये तीनों विधियों को बताना है। बाल उपचार की विधियां जो मनोवैज्ञानिक में आती हैं, और कभी कभी पूछता है बाल उपचार की मनोवैज्ञानिक विधियों को बताइए, तो मनोवैज्ञानिक लिखा होगा तो ठीक है, अगर केवल ऐसे लिखता है तो आपको दोनों लिखने होंगे, ठीक है। और वैज्ञानिक विधियां भी पूछ सकता है, बाल उपचार की वैज्ञानिक विधियों को समझाइए। इसमें कारावास आ जाएगा, किशोर न्यायालय आ जाएगा, प्रशिक्षण आ जाएगा, किशोर बंदी गृह आ जाएगा, और किशोर सुधार गृह आ जाएगा, ठीक है। इनके बारे में आप डिस्क्राइब करेंगे। समस्यात्मक बालक को समझाइए, वह बालक जो सामान्य व्यवहार से हटकर कार्य करता है उसी को समस्यात्मक बालक कहते हैं। इसका कारण क्या हो सकता है, देखो इसमें इसमें समझाना है, तो इसमें कारण भी पूछ सकता है, उपचार भी पूछ सकता है। अगर वैसे ही नॉर्मल पूछे तो आप नॉर्मल भी बता सकते हैं, केवल आपको कारण बता देना है, एक एक दो दो लाइन लिख देनी है, उपचार बता देना है, एक एक लाइन लिख देनी है। 5 नंबर का अगर क्वेश्चन आता है तो भी आप बता सकते हैं। कारण है परिवार का वातावरण, ठीक है। दूसरा है बुरी संगति, तीसरा है शारीरिक बनावट, संज्ञात्मक कारण और संवेग, हाँ संवेगात्मक कारण, और विद्यालय का वातावरण भी उसको इफेक्ट करता है। उपचार में परिवार का वातावरण उपचार करेगा, अच्छे मित्र जो होंगे वो उपचार कर देंगे, शिक्षा की उचित व्यवस्था हो जाएगी उससे उपचार हो जाएगा, और अध्यापन के आदर्श जो हैं वो भी उपचार कर देंगे, जो भी आदर्श हैं उनको अपना करके। उसके बाद में प्रतिभाशाली बालक की विशेषताएं लिखिए, तो प्रतिभाशाली की बालक की विशेषताएं जो है उसको हम बता देते हैं। तो इसमें देखिए, प्रतिभाशाली बालक शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं तथा शारीरिक बनावट भी अच्छी रखते हैं, किंतु सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं। ऐसे विशिष्ट बालकों की मानसिक बीमारियों से ग्रस्त नहीं होते हैं। इस तरह से पॉइंट जो मैंने लिखे हैं, इन पॉइंट्स को आप पढ़ लेना, आराम से पढ़ लेना, जल्दबाजी ना करें। पढ़ेंगे, आप खुद पढ़ेंगे तभी आपको याद होगा, अन्यथा याद नहीं होने वाले, ठीक है। तो आपको ये पढ़ लेना, प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएं बताइए। इसके बाद है आपका विकलांगजन अधिनियम 1995 का वर्णन कीजिए। अभी अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ऊपर बताया था शॉर्ट में, अब आप इसको डिस्क्राइब करेंगे अगर आपको वर्णन करने की बात आएगी। समावेशी शिक्षा में विविध मूल्यांकन विधियों का वर्णन कीजिए। अब समावेशी शिक्षा में विविध मूल्यांकन की विधियां कौन कौन सी हैं, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। मौखिक परीक्षण होता है, विविध प्रश्न उत्तर
जो है विधि होती है, कहानी कहना विधि होती है, बोलकर पढ़ना विधि होती है, वर्णन करना होता है, अवलोकन होता है और लिखित परीक्षा होती है। तो ये सातों पॉइंट को ध्यान रखना, इनको वर्णन करोगे तो 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो 5 नंबर आपको मिलेंगे। 5 पॉइंट भी आप लिखते हो, देखो जितने भी नंबर का है ना उतने पॉइंट तो आपको कम से कम लिखने हैं। समावेशी शिक्षा के लाभ बताइए, तो समावेशी शिक्षा के लाभ आप आसानी से बता सकते हैं। अच्छा, मैंने आपको जैसे बताया कि आपका जैसे भी एग्जाम कंप्लीट होता है तो आप अपने एग्जाम का जो पेपर है उसको पीडीएफ बना करके बिल्कुल साफ, ध्यान रखें साफ साफ बनाकर भेजेंगे तो उसके आंसर की जो है आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। आंसर की हम दे देते हैं आपके लिए जब आप उस क्वेश्चन पेपर का साफ पीडीएफ हमारे को भेजते हैं। समावेशी शिक्षा के लाभ बताइए, तो बालकों का व्यक्तित्व विकास विकास करने के लिए समावेशी शिक्षा के लाभ की आवश्यकता, मतलब लाभ है। उसके अलावा सामाजिक गुणों का विकास होता है, इससे आवश्यकता अनुसार लाभकारी शिक्षा मिल जाती है और लचीला पाठ्यक्रम इसमें होता है। तो यही इसके लाभ है, ध्यान रखना। बहुत अच्छे तरीके से हर चीज़ों को आपको बता रहा हूँ, इन चीज़ों को छोड़ना नहीं, भूलना नहीं है। भारतीय शैक्षिक व्यवस्था में समावेशन पर एक निबंध लिखना है, वो आप अपनी मर्जी से अपनी समझ से लिख सकते हैं। मैं बहुत सारे आंसर्स आपको नीचे ही बताऊंगा। भारतीय शैक्षिक व्यवस्था में बहिष्करण को विस्तार से आपको समझाना है। तो ये हो गए क्वेश्चंस। आते हैं अब देखिए यहाँ पर इस जो पांचवा क्वेश्चन है, भारतीय शैक्षिक व्यवस्था में समावेशन पर एक निबंध लिखिए। तो ये आप जब चैप्टर जो आपने पढ़ा था उसके हिसाब से आप इस पे एक निबंध अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। इसमें जब निबंध की बात आती है तो केवल आपको अपने हिसाब से जो है कुछ एक पैराग्राफ लिखना होता है जिसमें आपको नंबर मिल जाते हैं। तो निबंध वाला क्वेश्चन तो छोड़ा मत करो। अगर आपको थोड़ा सा भी उस टॉपिक के बारे में आइडिया है तो उसके बारे में आप लिख दो। अगर थोड़ा बहुत भी आइडिया है ना, मैं बोलता हूँ 10% भी, 100% छोड़ो, आप 10% भी अगर आपको शैक्षिक व्यवस्था की आइडिया है समावेशन में तो आप 10% के हिसाब से आप एक निबंध लिख दो। अच्छा, भारतीय शैक्षिक व्यवस्था में बहिष्करण को विस्तार से समझाइए। तो इसमें देखिए, इसमें सबसे जो आपका है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हाँ, इसका अर्थ क्या होता है? बाहर रखना या मना करना। बहिष्करण का मतलब क्या होता है? बहिष्करण का समझना है आपको। यहाँ पे विपरीतार्थक है जिसका अर्थ होता है बाहर रखना या मना करना। ये विपरीत अर्थ वाला होता है बहिष्करण, ठीक है। तो इसको आप कह सकते हैं विपरीत अर्थ वाला है जिसका अर्थ होता है बाहर रखना या मना करना। और वर्ण के आधार पर बहिष्करण हो सकता है, जेंडर के आधार पर। वर्ण के आधार पर जो है आपका 3 तरह का बहिष्करण देखने को मिलता है, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग, ठीक है। इसके बाद में जो है जेंडर के आधार पर होगा तो पुरुष लिंग होगा या मतलब पुरुष लिंग होगा या फिर स्त्रीलिंग होगा। तो इस तरह से आपको अलग अलग आधार पे जो है आपको बहिष्करण को समझा देना है। तो इसमें आपको भारतीय शैक्षिक व्यवस्था में बहिष्करण को विस्तार से समझाने के लिए आपको ये 2 पॉइंट, जो 2 टॉपिक मैंने आपको बताए हैं, ये जरूर लिखना है, ठीक है। बाकी आप ऊपर वाला लिखो ना लिखो, ये तो केवल बताया बहिष्करण का मतलब होता है बाहर रखना या मना कर देना किसी चीज के लिए, ठीक है। इसके बाद में विशेष अवस्था वाले बच्चों का प्रकार आपको बताना है। तो बौद्धिक रूप से भिन्न बालक, मैंने आपको बताया था पहले भी, शारीरिक रूप से भिन्न बालक हो सकते हैं, मौखिक संचार से भिन्न बालक हो सकते हैं, मनोसामाजिक रूप से भिन्न बालक हो सकते हैं, सांस्कृतिक रूप से भिन्न बालक हो सकते हैं और वचन के आधार पर भी भिन्न बालक हो सकते हैं। तो 6 प्रकार के जो है बच्चे भिन्न होते हैं, विशेष आवश्यकता वाले। समावेशी शिक्षा का अर्थ मैंने बता चुका हूं, विशेषताएं मैं बता चुका हूं, लाभ बता चुका हूं और उद्देश्य भी बता चुका हूं। ये सारी चीजें बता चुका हूं अभी वीडियो के माध्यम से, तो इसको आप पढ़ लेना, ठीक है। तीनों अलग अलग बताए। समावेशी शिक्षा का अर्थ मैंने अलग बताया, समावेशी शिक्षा की विशेषताएं अलग बताई, समावेशी शिक्षा के लाभ अलग बताए और समावेशी शिक्षा के उद्देश्य भी अलग बताए मैंने। समावेशी शिक्षा व्यवस्था आधारित है किसके? बाल केंद्रित आधारित है। उसके बाद में इसमें ट्रेलर फ्रेम शिक्षण सहायक सामग्री जो है दृष्टिबाधित बच्चों के लिए है। उसके बाद में निःशक्त जन अधिनियम 1995 के अनुसार विकलांगता के प्रकार जो है 5 प्रकार के हैं, इनके नाम भी मैंने ऊपर बताए हैं आपको। भारतीय पूर्णवास परिषद का मुख्यालय जो है दिल्ली में है, ये मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। अच्छा, ब्रेल लिपि का विकास खालिस्तान ने किया था, तो मैंने बताया था लुइस ब्रेल ने किया था, ये अंधे थे, ध्यान रखना है। और मानसिक मंदित बच्चे का बौद्धिक स्तर यानी कि IQ लेवल जो है 70 से कम होता है, ये आपने जो है कहा था। और उसके बाद में है NIVH शहर में स्थित है, NIVH जो है ये देहरादून में स्थित है, ध्यान रखना है NIVH। इसके बाद ब्रेल लिपि खालिस्तान ज्ञान इंद्रिय पर आधारित है। किस ज्ञान इंद्रिय पे? तो ये ब्रेल लिपि जो केवल छू करके ही महसूस किया जाता है, क्योंकि जो ब्रेल लिपि है वो अंधे बच्चों के लिए, अंधे बच्चे देख नहीं सकते तो स्पर्श के माध्यम से इसको कर सकते हैं अनुभव।
और भारत में विकलांग व्यक्तियों का सामान्यतः प्रतिशत खालिस्तान है, तो भारत में 3% के आसपास जो है विकलांग व्यक्ति माने जाते हैं। विकलांग जो है मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, दोनों तरह से हो सकते हैं। अच्छा, शारीरिक रूप से भिन्न बालकों के प्रकार लिखने हैं। तो देखो, मैंने अभी अभी बताया था आपको, शारीरिक रूप से भिन्न बालक और शारीरिक रूप से मतलब जो है वो बालक, विशिष्ट बालक। तो विशेष बालक हैं ये अलग चीज है, ये शारीरिक रूप से भिन्न बालक हैं ये अलग है। इसमें देखो, शारीरिक रूप से असक्षम बालक के प्रकार जो अंधे या कमजोर नजर वाले बालक हो सकते हैं, नाजुक बालक हो सकते हैं, श्रवण विकलांगता हो सकती है, अपंग बालक हो सकते हैं, वाणी विकलांगता हो सकती है। विकलांगता या निशक्तता की अवधारणा को आपको स्पष्ट करना है। तो देखिए, विकलांगता या निशक्तता क्या होती है। विकलांगता एक ऐसी स्थिति है जिसके कारण, मैंने पहले ही बताया था ऊपर और फिर बता रहा हूं, व्यक्ति को विकलांग माना जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि विचाराधीन विषय में दैनिक और सामान्य कार्यों को विकसित करने में कठिनाइयां होंगी जो बाकी व्यक्तियों के लिए जटिल नहीं है। विकलांगता की उत्पत्ति आमतौर पर शारीरिक या मानसिक संकायों में एक विकार है। और विकलांगता की दो परिभाषाएं बताई, एक तो ये और एक ऊपर, जो आपको अच्छा लगता है उसको याद करें, ठीक है। इसके बाद में है भारत की पुनर्वास परिषद के उद्देश्य, यह इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहला उद्देश्य, देश भर में सभी प्रशिक्षण संस्थानों में विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का मानकीकरण करना। दूसरा है विकलांगों के पुनर्वास के संदर्भ में देश में और देश के बाहर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाने वाले शिक्षण संस्थाओं और विश्वविद्यालयों को मान्यता देना और पुनर्वास और विशिष्ट शिक्षा में अनुसंधान को बढ़ाना, यानी खोज को बढ़ाना। इसके बाद में बहुविकलांगता क्या है। बहुविकलांगता अर्थ जो है दो या दो से अधिक विकलांगता का मिश्रण होना एक ही शरीर में बहुविकलांगता कहलाता है। प्रभावशाली बालक को परिभाषित करने हैं, तो प्रभावशाली बालक जो है, आप सीधा सीधा जैसे नाम से जानते हैं, प्रभावशाली बालक का अर्थ होता है बालक में जो विशेष प्रतिभा निहित होती है उसी को प्रभावशाली बालक कहते हैं। ऐसे बालक जो अपनी श्रेष्ठ क्षमता के बल पर शैक्षिक उपलब्धियों में विद्यालय स्तर पर स्थान प्राप्त करते हैं या किसी विशेष क्षेत्र, गणित, कला, विज्ञान, सृजनात्मक लेखन आदि में उच्च स्तरीय प्रतिभा रखते हैं, प्रतिभाशाली जो है बालक कहलाते हैं या फिर उस श्रेणी में आते हैं। पुरुष प्रधान समाज का अर्थ स्पष्ट करो, ये तो आप जानते हैं पुरुष प्रधान समाज क्या है। पोर्टफोलियो क्या है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं आपको पोर्टफोलियो क्या है। और बालिका शिक्षा के प्रसार के लिए उपाय बताइए, तो यहाँ पे हमने उपाय भी लिखे हैं, इनको आप ढंग से पढ़ लेना। सभी के आंसर्स मैं बताते जा रहा हूँ साथ साथ में। अच्छा, किशोरावस्था की समस्या को बताइए, किशोरावस्था में कौन कौन सी समस्याएं आ सकती हैं। तीव्र शारीरिक वृद्धि का समायोजन होता है और इसमें अपचार और अपराध दोनों होते हैं, ठीक है। और धूम्रपान और मादक द्रव्य का सेवन बढ़ जाता है, हो सकती है यौन समस्याएं बढ़ सकती हैं, और स्वतंत्रता और नियंत्रण की कसमस होती है, तनाव और अवसाद हो जाते हैं। ये तो सारी किशोरावस्था की समस्याएं हैं, इनको बड़े ध्यान से समझ लेना, ये समस्याएं ही आपको लिखनी है। उसके बाद जो आपके बड़े क्वेश्चंस बनते हैं उनमें देखिए, जेंडर की कोई एक परिभाषा आपसे पूछी गई है, मैंने पहले ही बता दिया जेंडर की परिभाषा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से क्या तात्पर्य है, ये तो आप जानते हैं, जगत नारा है ये। शारीरिक विकलांगता की एक परिभाषा लिखी है, मैंने ये भी बता दिया है। केंद्रीय श्रवण विदिता क्या है, वादिता क्या है, श्रवण वेदिता वादिता मैंने बताया है आपको क्या है, केंद्रीय लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। विशिष्ट बालकों की विशेषताएं लिखी है, मैंने बता दिया है। समावेशी पाठ्यक्रम में कोई दो सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। वाणी दोष के कारण लिखिए, मैंने बता दिया है। और भिन्न श्रमिकों के बालकों की समस्याएं बताइए, विभिन्न श्रमिकों के बालकों की समस्याएं। मंद विविधता के कारण जो है बता सकते हैं आप, मैंने भी बता दिया है ये। लिंग उत्पीड़न के उन नारीवादी सिद्धांतों को समझाइए, तो यहाँ पर लिंग उत्पीड़न के नारीवाद सिद्धांतों को समझाइए कि उन नारी, ये छोड़ दो उनको, ठीक है। लिंग उत्पीड़न नारीवाद सिद्धांतों को समझाइए, जो भी लिंग उत्पीड़न है, ठीक है। और उसके बाद में पठन अयोग्यता के कारणों का वर्णन कीजिए। डिस्लेक्सिया, डिस्कैलकुलिया सारे आते हैं, उनमें देखना है कि आपका पठन अयोग्यता के जो है कारण, पठन की बात हो रही है, ध्यान रखना। श्रवण, पठन, लेखन अलग अलग अयोग्यताएं हैं। मानसिक रूप से पिछड़े बालकों का वर्गीकरण कीजिए, अभी अभी मैंने बताया मानसिक रूप से पिछड़े बालक कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में मंदबुद्धि बालकों की पहचान की विधियां क्या हो सकती हैं। धीमी गति से सीखने वाले बालकों की विशेषताएं लिखिए। औपचारिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में लिंग भेद को समझाइए। पितृसत्ता के नकारात्मक पक्षों का वर्णन कीजिए। जेंडर संबंधी समानता में पाठ्य पुस्तकों की भूमिकाओं का वर्णन कीजिए। बालिका शिक्षा की प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए। गणितीय विकलांगता के कारण लिखिए। गणितीय विकलांगता तो आप जानते हैं डिस्कैलकुलिया होती है, और इसके कारण जो आपको बताना है। पुरुष पुरुषत्व के सकारात्मक पक्षों का वर्णन कीजिए।
और इसके बाद में समावेशी शिक्षा की परिभाषाओं अवधारणाओं का विश्लेषण करने पर समावेशित शिक्षा के अंतर्गत की विशेषताएं लिखिए। तो मैंने अंतर्गत की विशेषताएं यहाँ पे दे दी है। समावेशी शिक्षा की परिभाषाओं और अवधारणाओं का विश्लेषण करने पर समावेशी शिक्षा के अंतर्गत विशेषताएं लिखिए। तो कौन कौन सी विशेषता समावेशी शिक्षा का एक उपागम के रूप में स्वीकार किया जाता है, उसके बारे में हमने हर चीज़ बताई है। यहाँ पे इन पॉइंटों को पढ़ लेना ताकि आपको आसान ये क्वेश्चन समझ में आ पाए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप जो है इस तरह से याद कर सकते हैं। इसमें 7 पॉइंट 8 पॉइंट हैं, इनको आप याद कर लेना। समावेशी शिक्षा की परिभाषाओं एवं अवधारणाओं का विश्लेषण करने पर समावेशी शिक्षा के अंतर्गत की विशेषताएं जो है ये बता सकते हैं। ये कई क्वेश्चनों में आप इन सब चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चंस के आंसर मैं दे रहा हूँ बड़े बड़े, इनको ढंग से पढ़ लेना। बहुत जगह आप इनको लिख सकते हो, ध्यान रखना क्वेश्चन कोई भी छोड़ना नहीं। जहाँ पे भी समावेशी शिक्षा समझ में आए, नहीं आता है वो क्वेश्चन, रगड़ देना अपनी मर्जी से जो यहाँ पे मैंने आपको दिया है, ध्यान रखना। तो आप बच जाओगे, अच्छे नंबर भी आ जाएंगे। अच्छा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताएं पूछ सकता है, तो ये आपको बता देना है इसमें कौन कौन सी आवश्यकताएं होती हैं। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी आवश्यकताएं जो है मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ के रूप में लिखा है, इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना और इसमें से जितना निचोड़ करके आप लिख सकते हो लिख देना। ठीक है, तो इसको मैं पढ़ने में आपका और मेरा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आराम से पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। इसके बाद में आता है लेखन अयोग्यता। डिस्ग्राफिया की पहचान का वर्णन आपको करना है। तो लेखन अयोग्यता, पठन अयोग्यता अलग होगी है, और लेखन अयोग्यता, तो लेखन अयोग्यता की आप जो है वर्णन मैंने यहाँ पे कर दिया है। ये पूरा आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा गया है और नीचे भी इसके बारे में लिखा गया है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है लेखन अयोग्यता की पहचान, ध्यान रखना कि ये किसके लिए पहचान का वर्णन बात हो रहा है, ध्यान रखना। तो यहाँ पहचान कैसे कैसे आइडेंटिफिकेशन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अक्षरों की बनावट की वजह से होता है, मानकों के अनुरूप लेखन का अभाव हो तो हो सकता है, अधूरे शब्द लिखना हो सकता है। ये रीज़न भी आ सकते हैं कि रीज़न क्या, कारण क्या है, तो कारण भी बता सकते हो, पहचान है तो पहचान भी बता सकते हो। ठीक है, और शब्दगत दूरी हो सकती है, और शिरोरेखा का सीधा ना होना। ठीक है, उसके बाद में आपका शिरोरेखा मतलब आपका सिर जो है, हेड होता है ना वो, और मात्रा लेखन का जो है ज्ञान ना हो, और मिश्रित शब्दों के लेखन में कठिनाई हो, ये सब चीज़ें आती हैं। तो इस तरह से आपने देखे जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, बड़े बड़े छोटे मोटे और आपके एमसीक्यू, हर चीज़ मैंने आपको यहाँ पे करा दी है। पीडीएफ आपका जो मैंने दिया है उसको आप देख सकते हैं, और आपका जो प्लेलिस्ट है ना, उस प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ मिलेगा। प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट जरूर देखें, जिसमें आपको सभी विषय मिल जाएंगे। सभी विषय के लिए अगर आपको, अगर विषय चाहिए सभी विषय, तो आप सभी विषय के लिए जो है यहाँ पे सभी विषय के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखें। ठीक है, ये ध्यान रखना। और साथ में साथ आपको प्रीवियस ईयर 2018-19 से जो है, आपको 2018 या 19 से जो है आपको 19 के, 20 के, 21 के और 22 के जो पेपर चल ही रहे हैं आपके, इन सभी के जो क्वेश्चंस पेपर्स भी मिल जाएंगे, साथ ही साथ आईएमपी भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ इस वीडियो को आपने ज़रूर देखा होगा ढंग से और समझ लिया होगा। अपने दोस्तों को शेयर कर दे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।